गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग का एग्जामिनेशन डेट आ चुका है 27, 28, 29। ये 3 दिन आप लोग के लिए बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि ये 3 दिन में आपका 11th का सारा सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन हो जाएगा। लेकिन गौर कीजिएगा, ये 3 दिन एग्जामिनेशन में आप लोग का जो एक्स्ट्रा पेपर है, जो भी इकोनॉमिक्स से एटीपी आप रखे हुए हैं, यदि आप एक्स्ट्रा एटीपी रखे हुए हैं तो इसका एग्जामिनेशन नहीं होगा। मेन पेपर का होगा, वो सारे मेन पेपर का जो एग्जामिनेशन होगा वो 17, 27, 28, 29 ये 3 दिन एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन के तहत आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में 1 घंटा समय मिलेगा, और जो नंबर रहेगा वो 40 नंबर का रहेगा। 1 घंटा एग्जाम रहेगा और 40 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। क्वेश्चन जो होगा, कुल प्रश्न संख्या 40 होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक दिया गया है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के बेसिस पे जैक काउंसिल द्वारा कुछ सेट जारी किया गया है, जिसको हम आपको सॉल्यूशन के लिए बता रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन सेट दिया गया है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब भी आपको ओएमआर सेट के तहत क्वेश्चन रहेगा तो एक चीज और कीजिएगा, जब भी ओएमआर सेट में क्वेश्चन आप कर्व करते हो, मतलब सेलेक्ट करते हो, तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के दौरान आप पेंसिल से क्वेश्चन में डॉट कर दे आंसर को, कौन आंसर होगा आधे घंटे में। और आधे घंटे जो बचेगा उस आधे घंटे में क्या करेंगे, हर सॉल्यूशन पेपर में क्या करेंगे, जो आपको ओएमआर सेट मिलेगा उसमें आप क्या करेंगे, उसमें गोल कर देंगे जो भी ऑप्शन होगा। ऑप्शन जो होता है वो कोशिश कीजिएगा कि मिस्टेक नहीं हो, मतलब 2 ऑप्शन नहीं हो, वरना उसमें नंबर क्या होता है, कट जाएगा आपका। ऑप्शन एक ही होना चाहिए। तो जैसा कि अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है, तो जैक काउंसिल द्वारा 3 सेट दिया गया है, लेकिन 3 सेट में 1 सेट जारी किया गया है। उस सेट में 40 क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्या, तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग, तो ये बुक कीपिंग जो वर्ड है ये किन किन वाला गया था, जाने जैसा कि आपको बता चुके थे। इस क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन और सॉल्यूशन होगा, जिसे आपको बता चुके थे कि कॉन्टेस्ट को लाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था लुकास पेशोली। वो पर्सन जो थे वो इटली के रहते थे। इटली के एक शहर था, इटली के शहर का नाम था विनिस नगर। उस विनिस नगर में उन्होंने 1494 ईस्वी में, 1494 ईस्वी में उन्होंने इस सब की स्थापना की थी, अकाउंटेंट सब की। इसके तहत 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन हो गया कि वे कहाँ के थे, वो इटली के थे, कौन से नगर के थे, विनिस नगर के थे, कितनी ईस्वी को, 1494 ईस्वी को। तो 1494 को उन्होंने जो बुक है अकाउंटेंसी बुक, उस बुक में अकाउंटेंसी वर्ड को डील किया था। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स ब्रोट 2 लाख रुपीज, मतलब कहने का मतलब है कि 2 लाख का जो प्रोडक्ट है उसको हम बेचा गया। देयर वाज ए क्लोजिंग ऑफ 10,000, देयर वाज क्लोजिंग ऑफ 10,000। वर्ष के अंत में हमारा क्लोजिंग के अमाउंट बच रहा है वो 10,000 बच रहा है। कितना बच रहा है, मतलब 2 लाख का माल बेचे आप, और फाइनेंशियल के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के अंत में जिस तरह आप माल बेचिए उसके एंड में आपका मात्र 10,000 क्लोजिंग बच रहा है। तो ये क्या है सर, ये एन इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट है, नाइदर ए ट्रांजैक्शन नॉर एन इवेंट है। तो कहने का मतलब ये ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन का ही मतलब होता है कि जब हम इसको माल बेचते हैं और उससे हमको पैसा रिसीव होता है तो वो ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन ये बता रहा है कि 2 लाख का माल बेच रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 बच रहा है, तो ये घटना हुआ। ये क्या हुआ सर, घटना हुआ। तो इसका ऑप्शन होगा ए, एन इवेंट। याद रखिए सर, ट्रांजैक्शन कब होगा, जब उसको हम बेच देंगे और पैसा उससे वापस ले लेंगे। यहाँ लेकिन यहाँ लास्ट बता रहा है कि उसके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है, 10,000 बच रहा है। कितना बच रहा है सर, 10,000। इसका ऑप्शन ए होगा, एन इवेंट। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि फिक्स एसेट्स इंक्लूड्स, तो कौन फिक्स एसेट्स है। तो जैसा कि बता चुके थे कि एसेट 5 होता है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, ट्रांजिबल एसेट्स और इनट्रांजिबल एसेट्स। फिक्स एसेट मतलब होता है कि वैसा संपत्ति जिसका यूज आप 1 साल से अधिक करते हैं, मोर देन यूटिलाइज 1 ईयर। 1 साल से अधिक यूज करते हैं तो आपके लिए फिक्स एसेट्स हो गया। फिक्स एसेट्स ही हमारा ट्रांजिबल एसेट्स होता है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल, कार, ये सब आपका फिक्स एसेट्स हो गया। करंट एसेट क्या होता है, यूज 1 ईयर, वैसा एसेट जिसका यूज आप 1 साल तक करते हैं। कैश, बैंक, स्टॉक, इन्वेंट्री, बिल रिसीवेबल, एडवांस, प्रीपेड एक्सेट्रा, ये आपका करंट एसेट होगा। वेस्टिंग एसेट्स क्या हो गया, वेस्टिंग एसेट्स हो गया कोल माइंस, ब्रिक्स, वाइल्ड, वैसा एसेट्स जिसका यूज करने के पश्चात उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाए। चौथा होता है ट्रांजिबल एसेट। तो ट्रांजिबल एसेट्स इज कोरिलेटेड टू फिक्स एसेट्स। तो जो फिक्स होता है वो क्या होता है, ट्रांजिबल एसेट। और लास्ट होता है इंट्रांजिबल एसेट्स। इंट्रांजिबल एसेट्स होता है जिसका एग्जांपल होता है गुडविल। क्या होता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट,
ट्रेडमार्क, ये सब एक ऐसा होता है जिसको हम केवल फील करते हैं, जो एक नाम, जो ब्रांड बेसिस के आधार पे बिजनेस चलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि कौन फिक्स एसेट है, तो फर्नीचर हमारा क्या होना एसेट्स है, फिक्स एसेट्स। कौन है, फिक्स एसेट। अगला क्वेश्चन बोला है, चौथा क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंसेस, इसमें कौन हमारा एक्सपेंसेस नहीं है। सैलरी जो है वो मेरा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रेंट हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, परचेज जो है ये मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि परचेज करते हैं तो पेड करते हैं हम लोग। अगला मेरा ड्राइंग, ड्राइंग जो होता है ये एक प्रकार का जो होता है एक ये ड्राइंग, तो ड्राइंग मेरा एक्सपेंसेस नहीं होता है, ड्राइंग मेरा क्या होता है, इनकम होता है। क्या होता है सर, इनकम होता है। तो आपका ड्राइंग जो होता है एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि भी ड्रॉ करते हैं हम सर। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय बिजनेसमैन, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि एक बिजनेसमैन के द्वारा अकाउंटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करता है उसका स्किल बेसिस, उसके पास जो योग्यता होता है, उसके पास जो नॉलेज होता है, उसके पास जो स्किल्स होता है, उसी स्किल बेसिस से अपने बिजनेस को डेवलप करता है। तो जब तक उसके पास मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होगा, उसके पास वो नॉलेज नहीं होगा कि अपने बिजनेस को कैसे कंट्रोल करें, तब तक अपने बिजनेस को बढ़िया से डेवलप नहीं कर पाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं होगा सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं होगा, टैक्स अकाउंटिंग नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट होता है कि आपको कितना नॉलेज है कि अपने बिजनेस में अकाउंटिंग प्रोसेस को मैनेज कर सके, क्योंकि यदि आप मैनेज करेंगे तो कॉस्ट भी उसी में आ जाएगा, फाइनेंशियल उसी में आ जाएगा, टैक्स भी उसी में। उसका ऑप्शन होगा मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, ऑप्शन डी। छठा क्वेश्चन बोला हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कहने मतलब है कि स्टॉक के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बोला है कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, इसे बोला है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच इज लोअर, गुड। चौथा बोला है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच इज हायर। तो यह ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हमेशा लागत या बाजार मूल्य दोनों में कम, दोनों में कम हो। भाई मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन जो आप दे रहे हैं कॉस्ट प्राइस वो कम होना चाहिए। तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी। सातवां क्वेश्चन बोला हमारा कि according to going concern concept the business entity will continue to exist, सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसाय इकाई चालू रहेगी, क्या रहेगी, चलेगी। बोला है अनिश्चित काल तक, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब है कि जो भी बिजनेस यूनिट है, बिजनेस यूनिट वो कंटिन्यू एग्जिट होगा, तो अनिश्चित काल तो नहीं होगा सर, फिक्स भी नहीं होगा सर, अस्थायी, टेम्पोररी। तो ये जो होता है ये टेम्पोररी होगा सर, इसका ऑप्शन सी होगा, टेम्पोररी। अगला क्वेश्चन बोला है कि फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लुकास पेशोली कहां के रहने वाले थे, अब जिस बताते हैं इटली के, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोला है कि इन डबल एंट्री सिस्टम एवरेज ट्रांजैक्शन हैज एक्सेप्टेड, जब भी डबल एंट्री ट्रांजैक्शन होता है तो आप बेसिकली जानते हैं दो लोग होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो इसमें ऑप्शन होगा सी, दो। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि अंडर द कैश बेसिस ऑन अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। बोला है क्वेश्चन में कि लेखांकन के नगदी के अंतर्गत व्ययों का लेखा किया जाता है, किसका लेखा करते हैं हम लोग, पेमेंट का तो नहीं करेंगे सर क्योंकि नगद है हमारा। ऑन बीइंग इनकर्ड ऑन गुड सेल्स, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन बी होगा सर, ऑन बीइंग इनकर्ड, व्यय देने होने पर, व्यय देने पर। कहने मतलब जब किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज करने के दौरान जो आप पेड तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब उस परचेज करने के पश्चात जब तक घर नहीं ला रहे उसको, जब तक उसको दुकान से अपने घर तक नहीं पहुंचा रहे, तब तक उसमें आप जो खर्च कर रहे हैं वो आपके लिए एक्सपेंसेस कहलाता है। तो क्या होगा सर, ऑन बीइंग इनकर्ड, क्योंकि उस एक्सपेंसेस को भी हम लोग कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं कि टोटल प्राइस कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन बी होगा सर, ऑन बीइंग इनकर्ड। अगला बोला है परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, मशीन का नकदी व्यय, परचेज ऑफ मशीन कैश क्या बताता है सर, परचेज ऑफ मशीन कैश, हाँ, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश ये क्या बताता है, डिक्रीज इन टोटल एसेट्स, हिट टोटल एसेट अनचेंज, इंक्रीज इन टोटल एसेट्स, नन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन होगा मेरा, इसका ऑप्शन है परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश। आपने नगद मशीन खरीदा तो कुल संपत्ति को घटाता है। अगला बोला है कि कुल संपत्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है, कुल संपत्ति वृद्धि करता है। सही बात है, जब भी आप किसी भी मशीन को, किसी भी फिक्स एसेट को परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिक एसेट्स बढ़ता है, घटता नहीं सर। आपका एसेट क्या होता है, बढ़ता है।
तो इंक्रीज इन टोटल एसेट, इंक्रीजिंग, ऑप्शन सी इंक्रीज इन टोटल एसेट्स, इंक्रीज इन टोटल एसेट्स नहीं सर, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, मशीन फॉर कैश, मशीन का नकदी क्रय, मशीन को यदि नगद परचेज कर रहे हैं तो कुल संपत्ति को घटाता है, डिक्रीज टोटल एसेट्स, कुल संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, कीप टोटल एसेट्स अनचेंज्ड, कुल संपत्ति में वृद्धि करता है, इंक्रीज टोटल एसेट्स, उपयुक्त में कोई नहीं सर, इसका ऑप्शन भी होगा सर, कुल संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि जब भी आप परचेज करते हैं तो परचेज करने के पश्चात आपका पेमेंट जो होता है, कैपिटल होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि जब भी परचेज करते हैं तो आपके पास जो अमाउंट होता है बढ़ता नहीं है, वो घटता है, तो उसमें कोई परिवर्तन, मतलब आपका कोई एसेट जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन बी होगा सर। अगला क्वेश्चन 12 बोला है डेबिट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, डेबिट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, डेबिट इनमें से क्या संकेत करता है, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल, ऑल ऑफ दिस। तो ये जान लीजिए हर कस्टमर जो होता है वो डेटर होता है, हर कस्टमर डेटर होता है, और जब भी कोई डेटर किसी गुड्स को परचेज करता है, जब भी कोई डेटर गुड्स को परचेज करता है तो उसका जो लायबिलिटी होता है वो बढ़ता है, लायबिलिटी क्या होता है, जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा, जब तक उसका पेमेंट नहीं करेगा तब तक उसका कर्ज का बोझ बढ़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि डेबिट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, डेबिट क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब कहने का मतलब जो आप लिए हैं गुड्स, आपका दायित्व होता है कि आप उसका भुगतान करें, क्या करें, उसका आप भुगतान करें, तो क्या होता है डिक्रीज इन लायबिलिटी, आप दायित्व में कमी होगा, जब आप उसको पेमेंट करेंगे ना सर, जब आप भुगतान करेंगे, एक कस्टमर जब मूल्य का प्राइस पे करता है उसका लायबिलिटी घटता है, बढ़ता नहीं, क्या होता है, घटता है, क्योंकि बिजनेस में दो होता है, एक होता है डिटर, एक होता है क्रेडिटर, डिटर कस्टमर होता है और क्रेडिटर ऑनर होता है, तो जब भी हमारा डिटर कस्टमर के द्वारा पेमेंट होता है, जब भी कस्टमर अपनी गुड्स को परचेज करने के पश्चात भुगतान करता है, उसका प्राइस जो होता है ऑटोमेटिक, उसका लायबिलिटी ऑटोमेटिक घटता है, उसको दायित्व बढ़ रहा था, जो परचेज का दायित्व बढ़ा, लेकिन जब उसका पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी उसका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी हुआ, दायित्व में क्या होगा, कमी होगा। अगला बोला 13 क्वेश्चन कि इन पर्सनल अकाउंट में बी क्लासिफाइड इनटू, बोला है कि जो मेरा इन पर्सनल अकाउंट है उसको कितने भागों में बांटा गया, उसको 2 भागों में बांटा गया, ऑप्शन सी, बोला प्रोप्राइटरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो प्रोप्राइटरी जो होता है नाम होता है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट होगा ना, कौन से पर्सनल अकाउंट। अगला बोला है ए सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश इज डेबिट टू, मुन्ना को नगद बेचे गए माल के लिए डेबिट किया जाता है, मुन्ना को नगद बेच रहे हैं तो डेबिट क्या होगा, इसका कैश टू सेल्स अकाउंट, इसका ऑप्शन क्या होगा सर, कैश अकाउंट, क्या होगा, क्योंकि पूछा क्या है डेबिट, तो डेबिट क्या होगा हमारा, कैश, मुन्ना सेल तो होगा नहीं क्योंकि नगद बेच रहे हैं, इसका कैश टू सेल्स। अगला बोला पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू, तो जैसे जानते हैं अकाउंट 3 होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल जो होता है उसका मतलब होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गुड, तो पर्सनल अकाउंट का संबंध किससे है सर, एसेट्स एंड लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड लॉस, ये तो नॉमिनल हो गया सर, कस्टमर एंड क्रेडिटर, ऑप्शन सी, क्योंकि प्रश्न में नाम हुआ, प्रश्न क्या हुआ, तो कस्टमर भी एक नाम होता है और क्रेडिटर भी क्या होता है, तो ऑप्शन सी। बोला है कि जर्नल तैयार करते समय उसमें कितने खाने में आ जाते हैं, 5, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। अगला क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस इज नॉमिनल अकाउंट, सो डेबिट बैलेंस इज नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्या बताता है मेरा, डेबिट बताता है ऑल एक्सपेंसेस, नियम होता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट, ऑप्शन बी। अगला बोला है इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन इन टैक्स दैट सेल बी लिव्ड, अंतरराज्यीय लेन देन, इसका ऑप्शन होगा मेरा इंटर स्टेट, अंतरराज्यीय लेन देन के समय कर लगाया जाता है, इसका ऑप्शन होगा सर मेरा ए, आईजीएसटी, क्योंकि जीएसटी जो होता है 2 तरह से पेमेंट करते हैं, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, इंट्रा दो क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जिसमें क्या होता है, जिस स्टेट में क्या होता है उस स्टेट में गुड्स बिकता है, और एक होता है हमारा आईजीएसटी, जिसमें क्या होता है एक राज्य दूसरे राज्य से लेन देन करता है तो वहां क्या पेमेंट करते हैं,
और जब दूसरे कंट्री से परचेज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ड्यूटी जीएसटी। याद रखें, जब दूसरे कंट्री से परचेज करेंगे तो वहां क्या अनुसार पे करेंगे, और किसी स्टेट से परचेज करते हैं तो क्या हो गया सर। अगला, व्हाट इज लेजर, व्हाट इज लेजर, लेजर कौन सा बुक है, सब्सिडरी बुक, मेमोरेंडम बुक, प्रिंसिपल बुक, नन ऑफ दिस, कौन सा बुक है, प्रिंसिपल बुक। अगला 21 बोला हमारा कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम ए जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर इज टर्म एज, यानी मतलब जर्नल की बात का प्रोसेस क्या होता है, पोस्टिंग लेजर होता है सर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22वां जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बोला हमारा कि रिसीव्ड चेक इज सेंट फॉर करेक्शन कलेक्शन इन बैंक नेक्स्ट डे इज रिटन इन, बोला प्राप्त चेक लेकिन अगले दिन जमा किया जाता है, को लिखा जाता है, कहां लिखा जाता है। ऑप्शन दिया है इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ऑप्शन दिया है क्वेश्चन 22। तो बोला है कि प्राप्त चेक लेकिन अगले दिन जमा किया जाता है, अगले दिन कहां लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे हम लोग, जो चेक प्राप्त किया उसको नेक्स्ट डे जमा कर दिया सर, उसको लिखेंगे इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। क्यों सुनिए सर, जैसे हम लोग का एंट्री होता है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, डिपॉजिट डिपॉजिट कैश इन बैंक, बैंक में नगद जमा किया, बैंक में इसका एंट्री क्या होता है हम लोग का, बैंक अकाउंट डेबिट हो, तो आखिर क्या जमा किया, कैसे जमा, पैसे जमा किया, क्या जमा किया, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, इन कैश कॉलम ऑफ। अगला क्वेश्चन 23, 23 जो है बोला है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट्स, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट्स, बोला है डिपॉजिट विद बैंक, ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन होगा मेरा बोथ, दोनों होगा सर, बोथ ए एंड बी, क्योंकि डिपॉजिट भी होगा और क्या सर, ओवरड्राफ्ट भी होगा। अगला क्वेश्चन 24, सेल्स बुक इज यूज्ड ऑफ, सेल्स बुक इज यूज्ड ऑफ रिकॉर्ड, सेल्स बुक रिकॉर्ड कहां करते हैं सर, विक्रय बही का उपयोग किस बही में करते हैं, ऑल सेल ऑफ गुड्स, ऑल सेल ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट सेल्स, ऑल क्रेडिट सेल्स, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ सेल्स अदर देन गुड्स, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। ऑप्शन क्या होगा सर, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, ऑप्शन डी होगा सर, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। अगला क्वेश्चन बोला है गुड परचेज ऑन क्रेडिट और रिकॉर्ड, गुड परचेज ऑन क्रेडिट और रिकॉर्ड, परचेज जर्नल बुक, परचेज सेल्स जर्नल बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर्ट। तो जब भी आप उधार माल खरीदते हैं ना, तो इसके एंट्री होता है हम लोग का परचेज अकाउंट डेबिट टू लेटर अकाउंट, तो क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया है किससे आप खरीद रहे हैं, दिया कि नहीं सर, तो इस कंडीशन में इसको कहां पुट करेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 26 बोला है कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मींस रोकड़ बही के अनुकूल शेष का अर्थ होता है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पास कैश बुक, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि यहाँ पे दिया है हमारा कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक किसके आधार पे, डेबिट बैलेंस ऑफ, ये चैप्टर हमारा का है बीआरएस कैसा, बीआरएस का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। 27, 27 बोले हमारा कि पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, पासबुक किसका कॉपी है सर, एक कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक, कैश बुक रिलेटिंग इट टू बैंक कॉलम। ऑप्शन ए होगा सर, बैंक की बहियों में ग्राहक के खाते की एक कस्टमर अकाउंट इन ए बैंक बुक, बैंक बुक। अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन बोला है
कंपोजिशन एरर इफेक्ट द अरेंजमेंट ऑफ द क्षतिपूरक सुविधियों का मिलान प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? ट्राई बैलेंस शीट, नाइदर ऑफ टू, नाइदर ऑफ टू, नन ऑफ दिस। तो जितना भी रेस्टिफिकेशन होता है ना सर, वो सारा सॉल्यूशन कहाँ जाता है सर? ट्राई बैलेंस भी। और तो क्या होगा? नाइदर ऑफ 29 बोला है कि विच पोस्टिंग 10 इज मिसिंग, which while posting 10 is missing, which error is called? खतौनी करने के क्रम में, खतौनी करने के समय एक शून्य किस प्रकार की अशुद्धि कही जाएगी? किस प्रकार की अशुद्धि? तो ये कही जाएगी एरर ऑफ ओमिशन, आउटस्टैंडिंग कहते हैं इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन को आउटस्टैंडिंग कहते हैं। आउटस्टैंडिंग का नाम होता है नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग नाम होता है आपका ओमिशन, एरर ऑफ भूल के शुद्धि इसको कहते हैं, भूल के। अगला क्वेश्चन, ऑब्सोलेंस मींस डिक्रीज इन वैल्यू, ऑब्सोलेंस मींस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ ड्यू टू। अब प्रचलन का मतलब मूल्य में किस कारण कमी से होता है, किस कमी के कारण होता है? बोला है परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू, wear and tear, passage of expiry of time, न्यू इन्वेंशन। तो अप्रचलन कब होता है? जब नया आविष्कार होता है, जब बाजार में किसी भी गुड्स का वैल्यू कम नहीं होता है, जब नया प्रोडक्ट, जैसे बाजार में पहले नोकिया मोबाइल काफी डिमांड था, आज मार्केट में नोकिया मोबाइल क्यों नहीं? क्योंकि उससे भी नए फीचर का अच्छा मोबाइल आ गया है, तो उसका अप्रचलन की वजह से, तो उसका क्या होगा? न्यू इन्वेंशन। मतलब नया आविष्कार से क्या होता है? पुराना माल जो होता है वो अप्रचलित हो जाता है, बाजार से प्रचलन से खत्म हो जाता है, उसका बाजार में प्रचलन। अगला क्वेश्चन 31 कुछ बोला हमारा कि डिप्रिसिएशन ऑन मशीन स्टार्ट फ्रॉम द मशीन पर ह्रास तिथि से शुरू जाती है। किस तिथि से? इट से परचेज, इट इज पुट टू यूज, इट इज इंस्टॉल्ड, नन ऑफ दिस। क्या होगा सर? ऑप्शन बी, इट इज पुट टू। कब से इसको आप यूज? अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि डेबिटिंग ए अकाउंट instead a B count is an error of। बोला है omission, commission, principal, none of these। बोला है बा के खाते की जगह आ के खाते को डेबिट करना किस पर गलती है सर? कमीशन। कौन सा सर? अगला बोला है हमारा कि राम को 500 की बिक्री की खतौनी उसके खाते में 50 रुपए से की गई। कितने से की गई? 500 कितना? 50 की गई। कितनी से? जिससे प्रभावित होगा, क्या प्रभावित होगा सर? सेल्स अकाउंट प्रभावित नहीं होगा क्योंकि बेचा कितना सर? 500 में। कौन से अकाउंट प्रभावित होगा? क्यों? क्योंकि राम को बेचे कितना? दे कितना है तो घटा कितना? 7.5। तो प्रभाव किस में होगा सर? अगला 10,000 spent on repair of a machine, 10,000 spent on repair of a machine will be treated as। एक मशीन की मरम्मत पर 10,000 के व्यय को माना जाएगा। 10,000 के व्यय को क्या माना जाएगा सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दिस। कौन? रेवेन्यू। क्योंकि जब भी किसी मशीन को आप मरम्मत करवाते हैं तो उस मशीन का वैल्यू, मशीन की मरम्मत करने से मशीन जब ठीक हो जाता है तो उस मशीन से प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं सर? और जैसे ही प्रोडक्शन करते हैं तो आपका रेवेन्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अपनी मशीन, अपने फैक्ट्री में एक मशीन हमारे पास है, इसका प्राइस है 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपए है। अब मशीन जो है वो खराब हो गया, अब खराब हो गया तो बेचे ही नहीं, उसको रिपेयर करवाएंगे। तो मरम्मत करवा रहे हैं, तो मरम्मत करने से क्या होगा? मेरा मरम्मत करने से क्या होगा सर? रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू क्या होगा सर? तो कौन सा खर्च कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा? क्योंकि जब तक खर्च नहीं करेंगे मैं रेवेन्यू। अगला 35 क्वेश्चन बोला है इन प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट इज 25%, इज देन प्रॉफिट इज नेट सेल विल बी। बोला है 20%, 30%, 33.13%, देन 40%। बोला है यदि लागत पर लाभ 20% है, कितना परसेंट है? तो विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा सर? कितना होगा?
इसका लाभ होगा सर मेरा 20%। ऑप्शन ए। कैसे देखिए बताते सर इसको 20%। तो गौर कीजिएगा यहां पे बोला है इन प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट 20%। कितना परसेंट? तो मानेंगे नेट कॉस्ट इक्वल टू 100। कितना माने? 100 का निकालें यहां पे 100 प्लस 100 का कितना परसेंट कर दिए? 100 कट गया, कितना हो गया? 120। अब किसका परसेंट पूछा हमारा? सेल का। तो लिखेंगे 100 इंटू 25 बाय 125, क्योंकि कॉस्ट कितना माने दोनों। तो 25 5 जा 125 और 5 से काटे कितना परसेंट? कितना परसेंट? कितना निकलेगा हमारा? 20%। अगला क्वेश्चन 36 बोला एक्स्ट्रा एक्सट्रेक्ट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन ए पार्टिकुलर डेट। पार्टिकुलर डेट मतलब एक तिथि विशेष पर सभी संपत्तियों तथा दायित्व का सारांश है। एक तिथि विशेष पर सभी संपत्तियों और दायित्वों का सारांश है क्या? ट्राई बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। क्योंकि बैलेंस शीट ही कल बताता है कि आपका एसेट और लायबिलिटी कितना है। कंप्लीट जो होता है ना वो फाइनेंशियल में कौन सा बताता है? बैलेंस शीट, एक स्पेशल डेट को। 37 which of the following is include the final account। अंतिम खाते में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ, क्योंकि फाइनल अकाउंट तीनों बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें जीपीजी निकलता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता है, और तीसरा होता है बैलेंस शीट में एसेट्स एंड। अगला 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन बोला है कि एवरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। जो भी एडजस्टमेंट होता है उसका इफेक्ट कितना जब पड़ता है सर? जैसे क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में, बैलेंस शीट में, जैसे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, डिप्रिसिएशन, बैड डेट्स, क्या इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है? क्योंकि हम लोग पढ़े फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट और एक पढ़े फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट इफेक्ट कहां पड़ता है? ऑप्शन क्या होगा सर? अगला बोला है 39 क्वेश्चन कि इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोइंग ट्राई बैलेंस देन इट विल बी शोन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बोला है यदि अंतिम रहती है तलपट में दिखाया गया है क्वेश्चन में। देखिए एक होता है एडजस्टमेंट में, जब एडजस्टमेंट रहेगा तो दो जगह लिखेंगे, और जब वो क्वेश्चन के अंदर रहेगा तो उसका यूज कहां करेंगे? केवल जैसे हम लोग जब बनाते हैं फाइनल अकाउंट तो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट क्वेश्चन के बाहर रहता था, तो उसका यूज करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में भी और बैलेंस शीट में। लेकिन यहां बोल रहा है कि जब ट्राई बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हो क्वेश्चन के अंदर ही बाहर, तो उसका यूज कहां करेंगे सर? बैलेंस शीट। कहां करेंगे सर? लास्ट क्वेश्चन क्या है? प्रीपेड रेंट इज शो है। प्रीपेड कहा जाता है सर? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स या इनकम? कौन सा हो गया सर? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स है, प्रीपेड रेंट जो होता है करंट एसेट। तो ये अकाउंटेंसी का आपका सेट था जो जैक काउंसिल जारी किया था। तो इसी के तहत आपको बीएसटी और इकोनॉमिक्स में सेट बताएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें, बशर्ते आपको पूरे चैप्टर का वीडियो देंगे, प्रति चैप्टर वाइज उसको भी आप देखिएगा सर, जिससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।